हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित ई कंटेंट डेवलपमेंट पोर्टल पर, जिसका नाम है ई शिक्षा। हमारा आज का जो मॉड्यूल है डियर स्टूडेंट्स, वो है इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, अर्थात लागत का आर्थिक विश्लेषण। इसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार हमारी जो लागत है वो विभिन्न तरीकों की लागतों में क्लासिफाई की जा सकती है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का जो मॉड्यूल है उस पर हम नज़र डालेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मीनाक्षी राठी। आई विल बी टेकिंग दिस लेक्चर फॉर यू ऑल। और आज हम जो कंटेंट कवर करने जा रहे हैं वो है लागत का जो इंट्रोडक्शन है, लागत का परिचय। फिर हम जानेंगे लागत का विश्लेषण। उसके बाद हम जानेंगे कॉस्ट क्लासिफिकेशन अर्थात लागत का वर्गीकरण। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, अर्थात जो हम लागत है उसकी गणना जो करते हैं उसके विभिन्न उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे अपना टॉपिक एंड लिंक फॉर फर्दर रीडिंग्स, अर्थात जो भी लिंक्स हैं हमारे पास अवेलेबल जिनसे आप और जान सकते हैं उनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद आई विल बी गिविंग यू रेफरेंसेस प्लस द असेसमेंट, जो मूल्यांकन है वो हम स्वयं इसी पोर्टल द्वारा करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं हमारा आज का जो मॉड्यूल है वो, और इसके जो उद्गम है, जो शैक्षणिक उद्गम है उसकी हम चर्चा करेंगे। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस मॉड्यूल डियर स्टूडेंट्स, यू विल बी एबल टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कॉस्ट, अर्थात कॉस्ट किस प्रकार बनी हुई है, उसका कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। उसके बाद हम कॉस्ट को क्लासिफाई कर पाएंगे, उसका वर्गीकरण समझ पाएंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि किस प्रकार गुड्स को प्रोड्यूस करने में और सर्विसेज को रेंडर करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो लागत है उनको इनकर किया जाता है। उसके बाद हम जानेंगे कि आप किस प्रकार कॉस्ट को कंप्लीटली एनालाइज कर पाएंगे। तो ये विभिन्न इस प्रस्तुति के बाद आपके जो शैक्षणिक अधिगम हैं उनकी चर्चा जो है वो ये है कि लागत के वैचारिक ढांचे को आप समझ पाएंगे। जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा उसका ये हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ अवेलेबल है। ये हम लागत का विस्तृत वर्गीकरण कर पाएंगे। उसके बाद हम किस प्रकार लागत जो है वो गुड्स को प्रोड्यूस करने में, सेवाओं को देने में, प्रदान करने में जो लागत विभिन्न प्रकार की इनकर की जाती हैं डियर स्टूडेंट्स, उनकी चर्चा करेंगे। एंड फाइनली एक लागत का संपूर्ण विश्लेषण जो है वो आप इस मॉड्यूल के बाद समझ पाएंगे। तो अब हम जानेंगे कि इस मॉड्यूल में आज आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला होगा इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट, देन सेकेंड वुड बी द कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, बहुत सारे तत्व इन्वॉल्व होते हैं कॉस्ट में, उसकी चर्चा करेंगे। विभिन्न क्लासिफिकेशंस की जो हमने बात की थी पिछले स्लाइड्स में हम वो करेंगे। देन इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, समरी, कुछ हॉट्स पे चर्चा करेंगे विच इज़ दी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, उनकी चर्चा करेंगे। एंड फाइनली दी फर्दर रीडिंग्स। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन कॉस्ट। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है लागत। हम जानेंगे कि लागत असल में क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी सामान को बनाने के लिए अगर आप अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ लागत, न्यूनतम एक लागत इनकर करनी होगी। अब लागत होती क्या है, वो ये है डियर स्टूडेंट्स, ऑल दोज एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन और फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड फॉर रेंडरिंग दी सर्विसेज, अर्थात किसी भी उत्पाद को बनाने के लिए या सेवाओं को प्रदान करने के लिए जितना भी खर्च किया जाता है वो लागत कहलाता है। उसके बाद हम देखेंगे कॉस्टिंग, अर्थात लागत की विधि। कॉस्टिंग जो होती है एक टेक्निक होती है, एक तरीका होता है टू प्रोड्यूस दी प्रोडक्ट्स एंड टू कैलकुलेट दी कॉस्ट। एंड फाइनली जो तीसरा कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली आप सभी ने अपने पिछले क्लासेस में अकाउंटिंग के बारे में अच्छी प्रकार आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो उसी तरीके की एक अकाउंटिंग होती है, बट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, सभी जितने भी खर्चे होते हैं उन सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग, ऑल दोज ट्रांजैक्शंस विच बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सभी को रिकॉर्ड किया जाता है। तो सिमिलरली इफ़ यू टॉक अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग में भी हम क्या करते हैं, लागत जितनी भी है उस लागत को जब हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे कहा जाता है लागत लेखांकन या कॉस्ट अकाउंटिंग। तो हम सबसे पहला जो हमने कॉन्सेप्ट समझा था अभी, दैट वाज लागत।
लागत अर्थात द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज और एक्सपेंडिचर, जितने भी रिसोर्सेज, जितने भी खर्चे हमने लगाए हैं टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और टू रेंडर दी सर्विस, उसको बनाने में जितनी लागत आई है, जितना एक्सपेंडिचर इनकर किया है, वो उसकी लागत कहलाती है, वो उसकी कॉस्ट कहलाती है। किसी उत्पाद को तैयार करने अर्थात सेवाओं को प्रदान करने के लिए जो भी हमें एक्सपेंसेस, जितने भी किसी भी तरीके की कॉस्ट हो सकती है, भले वो मटेरियल कॉस्ट हो, भले वो लेबर की कॉस्ट हो, या फिर कोई भी और ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड कॉस्ट है। तो हमने अलग तरीके से हम जाना कि कॉस्ट क्या क्या हो सकती है। देन द सेकेंड कॉन्सेप्ट वाज कॉस्टिंग। अभी हमने देख लिया कि कॉस्ट क्या है, बट जिस तरीके से, जिस तकनीक से उस कॉस्ट को हम कैलकुलेट करते हैं, तो कॉस्ट कैलकुलेशन का जो तरीका होता है, द कॉस्टिंग इज अ टेक्निक टू कैलकुलेट द कॉस्ट, अर्थात जिस तरीके से, जिस तकनीक से हम उस कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, हम उस लागत की गणना करते हैं, उस तरीके को कहा जाता है कॉस्टिंग। बहुत विभिन्न प्रकार की कॉस्टिंग टेक्निक्स होती हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग है, जॉब कॉस्टिंग है, बैच कॉस्टिंग है, वो आप अलग एक मॉड्यूल में डेफिनेटली पढ़ेंगे। आइए अब हम आगे देखते हैं कि आफ्टर स्टडिंग द कॉस्टिंग, अब हम नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली इज कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द कॉस्ट। अभी हमने बात की थी कि अगर आप अपनी लागत को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं किसी भी तरीके से, तो उस रिकॉर्डिंग को कहा जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। सो दैट वाज ऑल अबाउट कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट। अब हम जानेंगे आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है, दैट इज इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, अर्थात लागत का आर्थिक विश्लेषण, उसकी चर्चा करेंगे। तो हम जानते हैं, ये हमारे पिछले मॉड्यूल में भी थी, ये अवनी है। हेलो अवनी, एंड शी इज आस्किंग, शी इज सेइंग हेलो एवरीवन, आई एम अवनी, क्या आप मुझे लागत का आशय एवं विभिन्न प्रकार की लागत के बारे में समझा सकते हैं? डेफिनेटली अवनी, हम आपको समझाएंगे। एंड क्या आप मुझे लागत विश्लेषण के विषय में विस्तार से बता सकते हैं? तो लागत विश्लेषण जो है वो किस प्रकार हम उसका आर्थिक विश्लेषण कर सकते हैं, वो भी हम अवनी को बताएंगे। सो डेफिनेटली अवनी, वील जस्ट गो थ्रू व्हाट इज इकोनॉमिक एनालिसिस, मतलब कॉस्ट का, लागत का आर्थिक विश्लेषण क्या होता है उसको हम जान लेते हैं। द इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन the entire business expenses into different categories like fixed cost, variable cost, मार्जिनल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऐसी विभिन्न प्रकार की कॉस्ट होती हैं। उन सभी को अगर हम विभाजित करते हैं टू डू दी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, अर्थात किसी भी बिजनेस में कितनी लागत हुई उसका और उससे कितना इनकम आई, उस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसके लिए हमें अपनी लागत को विभिन्न प्रकार से हमें उसको वर्गीकरण करना होता है, उसको क्लासिफाई करना होता है। तो ये सब इस तरीके के जो डिसीजंस होते हैं उसको कहा जाता है कॉस्ट रिलेटेड इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ कॉस्ट। हिंदी में समझें हम इसको और बेहतर तरीके से, लागत के एक आर्थिक विश्लेषण में निश्चित लागत, परिवर्तनीय लागत जिसको हमने वेरिएबल कॉस्ट कहा था, सीमांत लागत और अवसर लागत जैसी विभिन्न श्रेणियों में जब हम अपनी लागत को विभाजित करते हैं तो उससे हमें डिसीजन मेकिंग में, निर्णय में लेने में सहायता होती है। सो आई थिंक अवनी हैज़ अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। येस, डू यू इंटरेस्टेड टू लर्न मोर? सो येस, अवनी इज सेइंग कि येस आई एम इंटरेस्टेड टू लर्न मोर। तो हम आगे और बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि किस प्रकार हम लागत को, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं अभी कि कॉस्ट क्या है, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, ये तीन कॉन्सेप्ट्स को हमने डिटेल में जाना। अभी हम और पढ़ेंगे कि कॉस्ट का क्लासिफिकेशन अर्थात लागत का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत डिटेल में जानेंगे कि ये जो लागत है इसको विभिन्न वर्गों में किस प्रकार विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें, इट इज़ बेस्ड ऑन नेचर। नेचर के आधार पर हमारे पास दो तरीके की कॉस्ट होती है, एक डायरेक्ट कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि बेस्ड ऑन नेचर जो है हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट है, अर्थात इसके जो प्रकृति है उसके आधार पर हमारी जो कॉस्ट होती है, हमारी लागत होती है, वो विभिन्न प्रकार से डिवाइडेड रहती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसको हम बहुत डिटेल में आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं उसके बाद बेस्ड ऑन एलिमेंट्स।
एलिमेंट्स अर्थात तत्वों के आधार पर जो हमारी कॉस्ट होती है लागत, वो मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। तत्वों के आधार पर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 3 तरीके की कॉस्ट होती है, एक होती है मटेरियल, दूसरी लेबर और तीसरी एक्सपेंसेस। उसके बाद हम जानेंगे बेस्ड ऑन टाइम पीरियड, मतलब समय अवधि के अनुसार जो हमारी लागत होती है वो किस प्रकार की होती है। एक होती है हिस्टोरिकल, एक होती है प्री डिटरमाइंड। डियर स्टूडेंट्स डोंट वरी, हम धीरे धीरे ये सभी जो लागतें हैं इनको बहुत डिटेल में आने वाली स्लाइड्स में समझने वाले हैं। तो एक बेसिक आपको एक स्केलेटन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, बेसिक एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ, जिससे कि आपको अपने परीक्षा लिखने में लागत का वर्गीकरण देने में बहुत आसानी होगी। तो आप इस तरीके का पूरा एक टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बेस्ड ऑन नॉर्मलिटी, अर्थात सामान्यता के आधार पर कॉस्ट कैसी होती है। एक होती है नॉर्मल कॉस्ट और दूसरी होती है एबनॉर्मल कॉस्ट। लास्ट वुड बी बेस्ड ऑन बिहेवियर, अर्थात जैसा आप किस तरीके का जो लागत का व्यवहार होता है उस व्यवहार के आधार पर जो कॉस्ट होती है वो एक कॉस्ट होती है फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट और जो तीसरी होती है दैट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सो इस प्रकार 3 अलग अलग तरीके की जो कॉस्ट होती हैं बेस्ड ऑन बिहेवियर हम आगे जानेंगे। तो चलिए आगे मूव करते हैं हम। हमारे जो मध्य प्रदेश के जो हिंदी भाषा के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये टेबल जो है प्रकृति के आधार पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 तरीके की कॉस्ट होती हैं। तत्वों के आधार पर सामग्री, लेबर जिसको हम मजदूरी भी कहते हैं, और व्यय, ये 3 प्रकार की से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। समय अवधि के अनुसार हमारी जो लागत होती है वो ऐतिहासिक लागत हो सकती है और पूर्व निर्धारित, जिसको हमने प्री डिटरमाइंड कॉस्ट कहा है। सो डियर स्टूडेंट्स हमने जाना कि तत्वों के आधार पर ये 3 अलग अलग कॉस्ट होती हैं। उसके बाद हम जानेंगे समय अवधि के अनुसार जो कॉस्ट होती है वो होती है ऐतिहासिक कॉस्ट, जिसको हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट के रूप में जाना, और एक पूर्व निर्धारित अर्थात प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। अब सामान्यता के आधार पर जो हमने बात की थी इंग्लिश में नॉर्मल अर्थात सामान्य लागत एवं एबनॉर्मल असामान्य लागत, तो ये अलग अलग प्रकार की कॉस्ट हैं। फिर व्यवहार के आधार पर हम कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे वो है फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल, जो कि स्थायी, अस्थायी तथा अर्धस्थायी ऐसी अलग अलग तरीके की कॉस्ट है। सो दिस वाज द ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। अब हम जानेंगे कि बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग, अर्थात जो बिजनेस के जो निर्णय होते हैं, निर्णय लेने के आधार पे जो कॉस्ट होती है वो किस प्रकार की होती है। पहली होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट, पहली होती है हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट, दूसरी होती है मार्जिनल कॉस्ट, तीसरी है इम्प्यूटेड कॉस्ट, उसके बाद है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बजटरी कॉस्ट और संक कॉस्ट। ये सभी ऐसी लागतें हैं जिनके आधार पर आप बिजनेस में अपने व्यवसाय के विभिन्न निर्णय ले पाएंगे। तो ये हुई क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, अर्थात निर्णय लेने के आधार पर ये सभी कॉस्ट हैं। फिर हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, अर्थात बिजनेस में जो कार्य होते हैं उन कार्यों के आधार पर कितनी प्रकार की कॉस्ट होती हैं। एक होती है प्रोडक्शन कॉस्ट, जो हमारा प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी कॉस्ट। दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, जब बिजनेस में ओवरऑल बिजनेस की एक्टिविटीज़ को एडमिनिस्टर किया जाता है, बिजनेस में बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं, हमें ऑफिस सेटअप करना है, हमें स्टेशनरी लानी है, बहुत सारा मैनेजमेंट जो होता है, प्रबंधन जो होता है, प्रबंधन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो कॉस्ट होती है उसको कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। उसके बाद हमारा माल जब एक बार बन के तैयार हो जाता है उसको बेचने के लिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए थ्रू डिफरेंट चैनल्स, सो दैट वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो अल्टीमेट कस्टमर्स जो हैं उन तक पहुंच पाए, तो उसको कहा जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। और कुछ ऐसी कॉस्ट होती है बिजनेस में जो हमें शोध हेतु कॉस्ट इन्वॉल्व की जाती है, जिसको कहा जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। फाइनली ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, अर्थात ऐसी कुछ लागतें भी होती हैं जिससे हम जो हमारे हाथ में है कंट्रोल करना, जिसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, वो होती है कंट्रोलेबल कॉस्ट। और कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जो अनियंत्रित होती हैं, उनको कहा जाता है नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स दिस जितना वाइड हमने क्लासिफिकेशन देखा है पिछली स्लाइड में और इस स्लाइड में, इससे आप ये समझ गए होंगे कि जो लागत है
उसके बहुत ही एक विस्तृत वर्गीकरण किया जा सकता है, और आप इसको इसी प्रकार अपने एग्जाम्स में लिखेंगे तो आप बेहतर तरीके से एग्जामिनर को ये समझा पाएंगे कि आपको विभिन्न प्रकार की लागतों के बारे में पता है। तो चलिए एक एक लागत को हम डिफरेंट अलग अलग एस्पेक्ट से हम अब पढ़ते हैं कि किस प्रकार बेस्ड ऑन नेचर अर्थात प्रकृति के आधार पर जो कॉस्ट इनकर की जाती है। सबसे पहली कॉस्ट होती है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब अर्थात वो कॉस्ट जो डायरेक्टली प्रोडक्शन को करने में, सर्विसेज अर्थात सेवाओं को प्रदान करने में जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं और हमें आउटपुट से पता लगता है कि वो उसमें लगा है। अर्थात अगर जैसे हम बात करें कि अगर हमारा फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो उस फर्नीचर को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें वुड लगेगा, लकड़ी लगेगी, हमें स्टील लगेगा, हमें आयरन नेल्स लगेंगे, इस प्रकार की जो भी हमें सामग्री लगेगी और वो उस आउटपुट में दिखेगी, तो दैट विल बी दी डायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन और इट इज़ ऐसी कॉस्ट है कि जिसके बिना प्रोडक्शन करना पॉसिबल ही नहीं है। अर्थात अगर वो आप लागत नहीं लगाएंगे बिजनेस में तो प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो कॉस्ट होती है हमारी, इसको कहा जाता है डायरेक्ट कॉस्ट। अर्थात पावर, ऑयल, फ्यूल, रॉ मटेरियल की जितनी भी कॉस्ट होती है उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट कहेंगे। और डायरेक्ट कॉस्ट के लिए डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि इसका जो अलोकेशन होता है वो हम डायरेक्टली टू कॉस्ट सेंटर कर सकते हैं। तो हम इसका अलोकेशन जो है वो डायरेक्टली कॉस्ट सेंटर में किया जा सकता है। मतलब आउटपुट को देख के अगर आपको पता लगता है कि आउटपुट में जो भी सामग्री लगी हुई है तो अर्थात वो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। अब हम जानेंगे कि इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। सो इनडायरेक्ट कॉस्ट इज इनडायरेक्टली यूज्ड एज द एंसिलरी टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। अर्थात ऐसी कॉस्ट जो कि सीधे आउटपुट में हमें लगी हुई नहीं दिखती, पर उस प्रोडक्ट को, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने में जितना भी हमने अप्रत्यक्ष व्यय किया है, अर्थात जैसे कोई रेंट है, कोई इंटरेस्ट है, हम टैक्सेस पे करते हैं, टैक्सेस हैज़ नथिंग टू डू विद प्रोडक्शन। तो ये जो सभी चीज़ें होती हैं, अगर हम रेंट पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, तो ये सभी कहा जाता है जो इनडायरेक्ट कॉस्ट या अप्रत्यक्ष व्यय। अब हम जानेंगे कि तत्वों के आधार पर जो कॉस्ट होती है वो कितने प्रकार की होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे 3 तत्व थे जो हमने पहली स्लाइड्स में भी पढ़े थे, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, अर्थात सामग्री, मजदूरी एवं खर्चे। सामग्री आप सब समझ चुके होंगे, जितने भी फिजिकल एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस में उनको कहा जाता है सामग्री, उनकी कॉस्ट। अगर हम एक बिज़नेस कर रहे हैं, ऑफ कोर्स हमें ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती हैं, जो वर्कर्स हमारे यहाँ काम करते हैं, जो मैनेजर्स हमारे यहाँ काम करते हैं, इवन द बिजनेस ओनर इज़ डूइंग समथिंग। तो जो भी कॉम्पनसेशन, जो भी मॉनेटरी रिटर्न्स हम उन वर्कर्स को देते हैं फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, उनको कहा जाता है लेबर कॉस्ट। अर्थात कोई भी अमाउंट विच इज पेड फॉर द ह्यूमन कॉन्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व इन द बिजनेस, दैट इज द लेबर कॉस्ट। उसके बाद एक्सपेंसेस, हमने मटेरियल की बात कर ली, हमने लेबर की बात कर ली, लास्ट जितने भी खर्चे बचे उनको कहा जाता है एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल रेंट है, इंश्योरेंस है, इट कैन बी स्टेशनरी, इट कैन बी एनीथिंग विच इज apart from material and labor, so that is known as expenses। अब हम जानेंगे समय अवधि के आधार पर जो कॉस्ट होती है वो, अर्थात बिजनेस जो है उसमें कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जिनको कहा जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो पास्ट में इनकर की गई हुई है। अगर आपने पिछले महीने कोई खर्चा किया, पिछले दिन कोई खर्चा किया, पिछले साल जो कोई खर्चा किया, वो सभी कॉस्ट जो होंगी उनको कहा जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। और पूरी अकाउंटिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड है। पर हम बात करें कॉस्ट की, कॉस्ट में हिस्टोरिकल कॉस्ट भी होता है, लागत जो है वो हमारी ऐतिहासिक लागत भी हो सकती है, और वो हमारी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट अर्थात पूर्व निर्धारित लागत भी हो सकती है। तो ये अलग अलग प्रकार की जो कॉस्ट हैं वो ये हैं। उसके बाद हम बात करें, ये फ्यूचर की कॉस्ट थी, ये पास्ट की कॉस्ट, और एक्चुअली जो बिजनेस में इनकर की जाती है उसको कहा जाता है एक्चुअल कॉस्ट। जो आप प्रेजेंट में इनकर करते हैं उसको कहा जाता है एक्चुअल कॉस्ट, और जो पूर्व में आपने
पिछले कुछ समय में इनकर की है उसको ऐतिहासिक कॉस्ट, और फाइनली जो कुछ ऐसे कॉस्ट होते हैं जो आप पहले से ही उनका निर्धारण कर लेते हैं तो उनको कहा जाता है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, अर्थात पूर्व निर्धारित लागत। अब हम जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मैलिटी, अर्थात सामान्यता के आधार पर। तो बिजनेस में बहुत ऐसे सिचुएशंस होती हैं जो कि कुछ नॉर्मल सिचुएशंस हैं, कुछ सामान्य सिचुएशंस रहती हैं और कुछ असामान्य गतिविधियां होती हैं, तो उन पे भी कॉस्ट इनकर की जाती है। तो आइए देखते हैं, हमने यहाँ किया है प्लस और यहाँ पर समथिंग विच इज़ अ माइनस। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार हम इसको कॉस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। द कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, मतलब ये बिजनेस के लिए ओके है, ये नॉर्मल सिचुएशंस। आपने मटेरियल लेकर आए, आपने लेबर को पेमेंट किया, आपने वर्कर्स को कुछ एडिशनल बोनस दिया, सैलरी दी, आपने इंश्योरेंस पे किया, ये सभी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं। सो नॉर्मल कॉस्ट डियर स्टूडेंट्स इज़ अ कॉस्ट जो कि साधारणतः बिजनेस में लगती है। द कॉस्ट इनकर ड्यू टू नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करेंगे कि मटेरियल की कॉस्ट दैट इज़ अ नॉर्मल कॉस्ट, लेबर को जो पेमेंट किया वो नॉर्मल कॉस्ट है। ये सभी चीज़ें जो सामान्य गतिविधियों के लिए जो लागत इनकर की जाती है वो कही जाती है नॉर्मल कॉस्ट। अब हम बात करेंगे एबनॉर्मल कॉस्ट। एबनॉर्मल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कुछ एबनॉर्मल रीजंस की वजह से इनकर की जाती हैं, अर्थात हमें जब कोविड आया था उस टाइम पर अगर बिजनेसेस ने जो एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर की, दैट इज़ दी एबनॉर्मल कॉस्ट। मेनी अ टाइम्स बिजनेस में ऐसा भी होता है कि कोई फ्लड आ गया, कोई अर्थक्वेक आया, कोई नेचुरल कैलामिटी हुई, तो ऐसे कुछ प्राकृतिक आपदाओं के थ्रू भी हमें एडिशनल कॉस्ट इनकर करनी होती है। सो दैट इज समथिंग विच इज़ नोन एज एबनॉर्मल कॉस्ट। तो हमने जाना कि एक कॉस्ट होती है नॉर्मल अर्थात सामान्य कॉस्ट और दूसरी होती है असामान्य कॉस्ट। तो ये थी नॉर्मल एवं एबनॉर्मल कॉस्ट। अब हम जानेंगे नियंत्रण के आधार पर अर्थात कंट्रोलेबिलिटी के आधार पर कॉस्ट कितनी तरीके की होती हैं। तो हमने देखा कंट्रोलेबिलिटी के आधार पर हमें दो तरीके की कॉस्ट इनकर करनी है। पहली कॉस्ट जो है वो है कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड द अदर इज नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, जिसका नियंत्रण जो है वो हम पर रहता है। तो अगर हम बात करें द कॉस्ट विच कैन बी कंट्रोल्ड इफेक्टिवली बाय द प्रॉपर सुपरविजन, सो दैट इज द कंट्रोलेबल कॉस्ट, अर्थात नियंत्रण आधारित, मतलब जो नियंत्रित रहती है, हमारे हाथ में रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हमारा पेट्रोल फिलिंग का बिजनेस है मान के चलिए, तो उस पेट्रोल फिलिंग के बिजनेस में हम मुंबई से और भोपाल कुछ पेट्रोल के टैंकर्स बुलवा रहे हैं एंड दिस इज़ आवर रेगुलर बिजनेस, जिसमें हमारे पेट्रोल जो है वो उसकी फिलिंग होती है मुंबई में और यहाँ भोपाल तक आने के बाद उसकी अनफिलिंग होती है। इफ़ सपोज दिस इज़ द केस, तो आपको सभी को पता है डियर स्टूडेंट्स कि पेट्रोल जो है वो मुंबई से भोपाल तक आएगा। बाय चांस उस पेट्रोल टैंक में कोई लीकेज है, तो वो जो लीकेज है अगर आप प्रॉपर सुपरविजन करते, अगर आप उसको अच्छी देखरेख करते, उस टैंकर को प्रॉपर देखते, तो आप कभी भी ये गलती नहीं करते कि उसका टैंक में कोई लीकेज है और वो एडिशनल आपको जो पेट्रोल है वो आपका बर्बाद हो गया, उसमें से लीक हो गया। सो दैट इज समथिंग विच इज़ अ कॉस्ट दैट इज नोन एज कंट्रोलेबल कॉस्ट। वो आपके हाथ में था कि आप उसको प्रॉपर सुपरविजन से बचा सकते थे। तो ये हमने एक इमेज आपके सामने प्रस्तुत किया है जिसमें एक पेट्रोल कंटेनर है, जिसमें अगर उसमें कोई लीकेज होगा, उसमें से कोई लॉस हुआ, दैट इज अ कॉस्ट विच इज कंट्रोलेबल। आप चाहते तो उसको इफेक्टिव सुपरविजन से, मॉनिटरिंग से, अच्छी देखरेख से इसको कंट्रोल किया जा सकता था। अब हम जानेंगे व्हाट इज नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट, अर्थात अनियंत्रित, मतलब हमारे नियंत्रण में नहीं है उसको कंट्रोल करना, बट बिजनेस को वो लॉस होगा। अगेन डियर स्टूडेंट्स, हम लेते हैं सेम एग्जाम्पल जिसमें कि मुंबई से मेरा बिजनेस है, जिसमें मैं मुंबई से भोपाल पेट्रोल फिलिंग अनफिलिंग का काम करती हूँ। आई यूज़ टू गेट, मैं बॉम्बे से और भोपाल पेट्रोल सप्लाई का काम है। सो इन दैट केस आप सभी जानते हैं कि पेट्रोल की एक टेंडेंसी होती है कि पेट्रोल जो है, जैसे ही आपने अपनी गाड़ियों में भी देखा होगा कि जैसे हम पेट्रोल की 2-4 ड्रॉप कहीं गिर जाती हैं वो जल्दी से इवॉपरेट हो जाता है ना, आप सभी जानते हैं। तो क्या होता है कि आपने फिलिंग किया अपने टैंक में सपोज 1000 लीटर पेट्रोल, तो 1000 लीटर पेट्रोल फिलिंग किया, भोपाल आके अनफिलिंग किया, तो फिलिंग और अनफिलिंग के दौरान उसको पेट्रोल भरने और यहाँ लाके भोपाल में निकालने के दौरान
भी ऐसा पॉसिबल है कि कुछ अमाउंट ऑफ पेट्रोल हो सकता है, 1, 2, 3 लीटर पेट्रोल इवॉपरेट हो जाए, क्योंकि 1000 लीटर का अगर वो कंटेनर है तो 1-2 लीटर जो पेट्रोल है वो इवॉपरेशन के डेफिनेट चांसेस हैं। तो वो इवॉपरेशन अगर मैं बिजनेस में होंगी तो मुझे भी होगा, कोई और मिस्टर ए अगर वही बिजनेस कर रहे होंगे तो उनको भी वो इवॉपरेशन का लॉस जरूर होगा, कोई मिस्टर सी बिजनेस कर रहे होंगे उनको भी वो बिजनेस में उसी प्रकार का लॉस होगा। ये जो लागत होती है इसे कहा जाता है नॉन कंट्रोलेबल, क्योंकि पेट्रोल का इवॉपरेशन हमारे किसी के हाथ में नहीं है, दैट इज समथिंग विच इज नेचुरल फिनोमेना, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने जाना कि किस प्रकार कॉस्ट को, लागत को कंट्रोल भी किया जा सकता है विद प्रॉपर सुपरविजन, और कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जो जिन पे नियंत्रण नहीं होता है तो वो गैर नियंत्रित लागत कही जाती है। तो चलिए अब आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं बेस्ड ऑन बिहेवियर, अर्थात व्यवहार के आधार पर कॉस्ट किस तरीके से बिहेव करती है, वो कैसी कॉस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर आपका सपोज चाय का एक स्टॉल है, आप चाय बनाते हैं एंड यू आर सेलिंग दैट टी, तो मुझे बताइए डियर स्टूडेंट्स कि कौन कौन सी लागत, कौन कौन सी कॉस्ट आपको इनकर करनी होंगी। ठीक है, आई एम वेरी अंडरस्टैंडेबल कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक टी का स्टॉल है तो हमें वो जो स्टॉल हमने लिया है उसका या तो स्टॉल को खरीदा होगा या उसको रेंट पे करते हैं। उसके अलावा चाय का खर्चा, चीनी का खर्चा, दूध का खर्चा, अगर आपने एक वर्कर रखा हुआ है उसकी सैलरी, तो ये अलग अलग तरीके की विभिन्न प्रकार की कॉस्ट होती है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार जो वो कॉस्ट है उसका बिहेवियर जो है वो किस प्रकार का होता है, व्यवहार के आधार पर कॉस्ट जो है वो किस प्रकार की होती हैं। अगर हम जानें तो पहला है व्यवहार के आधार पर जो कॉस्ट है वो है फिक्स्ड कॉस्ट, अर्थात स्थायी लागत। स्थायी लागत वो होती है, अभी हमने बात की थी कि एक टी स्टॉल है अगर आपका, तो उस टी स्टॉल में आपने अगर वो स्टॉल खुद खरीदा है तो वो खरीदने की जो कॉस्ट है दैट इज दी फिक्स्ड कॉस्ट और स्थायी कॉस्ट। या अगर आप उसका मंथली रेंट देते हैं, मासिक उसका कोई किराया है, तो वो किराया भी फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाएगा। आपकी एक भी चाय ना बिके तो भी आपको वो मंथली उसका रेंट जो है, उसका किराया, मासिक किराया वो देना ही है। सो दैट इज समथिंग विच इज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट। तो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब एक थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। बाई चांस आपका बिजनेस है एक रेस्टोरेंट, तो अगर आप एक रेस्टोरेंट बिजनेस चला रहे हैं, आपका एक बड़ा सा होटल है, रेस्टोरेंट है, तो उस रेस्टोरेंट को बनाने में आपने लैंड लिया होगा, आपने उसके लिए बिल्डिंग के ऊपर एक्सपेंसेस किए होंगे और उसको बनाने के लिए सब कुछ आपने बहुत सारे खर्चे किए होंगे, उसमें फर्नीचर भी आया होगा। सो दैट इज़ अ कॉस्ट विच इज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट। तो स्थायी कॉस्ट होती है एक, और दूसरी जो होती है डियर स्टूडेंट्स वो होती है अस्थायी कॉस्ट। तो अस्थायी लागत वो लागत होती है जो रेगुलर बेसिस पे इनकर की जाती है। अभी हम वही चाय का बिजनेस का एग्जांपल लें तो जो चाय पत्ती का खर्चा है वो वेरिएबल कॉस्ट कही जाएगी, अस्थायी कॉस्ट, क्योंकि वो जितनी चाय बनेंगी उतनी चाय के आधार पर चाय पत्ती, चीनी, दूध, ये सभी चीज़ों का खर्चा जो है वो बढ़ता जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो फिक्स कॉस्ट जो है वो कुछ ऐसी कॉस्ट रहती है। अब हम बात करें कि यहाँ पर अगर हम कॉस्ट ले लें, यहाँ लागत ले लें और यहाँ पर हम अपनी प्रोडक्शन को लें, तो प्रोडक्शन यहाँ है इस तरफ, एंड दिस ऑन दिस एक्सिस वी हैव दिस कॉस्ट एंड ऑन हियर ऑन दिस एक्सिस वी हैव द प्रोडक्शन। तो अगर हम बात करें कोई भी प्रोडक्शन नहीं है तो भी आपको लैंड की कॉस्ट बियर करनी है, आपको फैक्ट्री बनानी है वो कॉस्ट बियर करनी है। तो ये ऐसी कॉस्ट होती है जो कि फिक्स रहती है बिजनेस में, ये ऐसी ही आपको दिखेगी। सो दिस इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट, स्थायी लागत। अब हमने बात की कि चाय पत्ती, चीनी, जितना जितना चाय का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, हमने बात की जीरो चाय बन रही थी तो कोई चाय पत्ती, कोई चीनी, कोई दूध नहीं लगेगा। बट जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे, आपकी चाय की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कुछ ऐसी दिखेगी, प्रोडक्शन के आधार पर वो बढ़ती जाएगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो स्थायी रहती है, और प्रोडक्शन जो वेरिएबल कॉस्ट है ये हम बात करें तो दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट। ये कुछ ऐसी दिखती है, जितना प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वेरिएबल कॉस्ट भी अगेन उतनी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये व्यवहार के आधार पर हमें दो प्रकार की जो कॉस्ट है वो है फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको और डिटेल में जानते हैं। अभी हमने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या है,
फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ लैंड, मशीनरी, इंश्योरेंस, फिक्स्ड एसेट्स, जो भी हमने स्थायी संपत्ति में जितना भी हमने लागत लगाई है उसको कहा जाता है स्थायी लागत। एंड वेरिएबल कॉस्ट की हम बात करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो कि रेगुलर बेसिस पे इनकर होती है, रूटीन नेचर में बिजनेस में लगाई जाती है, उसको कहा जाता है रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, ये सभी चीज़ें जो है वो रेगुलर बेसिस पे लगती हैं। और तीसरी जो है दैट इज सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल ऐसी कॉस्ट होती है जो कि कुछ समय तक फिक्स रहेगी, उसके बाद इट शोज द टेंडेंसी ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक गोडाउन लिया है रेंट पर, और अगर वो गोडाउन की कैपेसिटी कम है और अगर हमें उसका सपोज 5,000 रुपये रेंट है तो वो महीने का फिक्स है। परंतु अगर हमें गोडाउन में और माल आ गया, हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, तो हो सकता है वो गोडाउन का रेंट उस प्रोडक्शन ओवर स्टॉकिंग अगर होगी तो उसके आधार पर रेंट को बढ़ाया भी जा सकता है, और हो सकता है 10 महीने बाद, 8 महीने बाद वो मालिक जो है उसको रेंट को बढ़ा भी दे। सो दैट इज गोडाउन रेंट विच इज सेमी वेरिएबल। कुछ एक्सटेंट तक वो फिक्स रहता है, उसके बाद वो वेरिएबल हो जाता है। सो हमने बात की थी डियर स्टूडेंट्स कि ये टोटल कॉस्ट है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन में फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है और वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाती है प्रोडक्शन के आधार पर। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो हमने ये देखा, ये थी हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब कुछ समय तक फिक्स, फिर उसके बाद वेरिएबल, फिर कुछ समय तक, ये स्टेप कॉस्ट भी कहा जाता है इसको, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट रहती है। तो अब इसको और डिटेल में जानने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम इसको देखेंगे विच इज़ द प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, किस प्रकार इनकर की जाती है। बाई चांस ये हमारे पास आउटपुट प्रोडक्शन का डेटा है। सो प्रोडक्शन का हमारा डेटा है कि 0 प्रोड्यूस हुआ, 10, 20, 30, 40, 50 इन लैक्स, ठीक है, इस प्रकार का हमारा प्रोडक्शन हुआ। उसके लिए फिक्स कॉस्ट जो है, अभी मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट्स कि फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट रिमेन्स फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का लेवल कुछ भी हो, कितना भी उत्पादन हो, 0 उत्पादन हो या 10,000, 10 लाख, जितना भी उत्पादन हो, फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड स्थायी रहती है। तो अब हम जानेंगे, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन नहीं था तो भी फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 300 लैक्स। तो ये लैक्स में है, हम छोटे फिगर्स यहाँ लेकर चलते हैं तो सो दैट आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। तो 0 यूनिट्स था प्रोडक्शन का तो भी फिक्स कॉस्ट थी 300। हमने 10 यूनिट्स बनाना शुरू कर दिया तो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है 300। उसके बाद 20 यूनिट्स बनाना शुरू किया तो भी प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट क्या होगी, 300, 300, 300। आपने देखा कि प्रोडक्शन का लेवल कितना भी बढ़ा या कम हुआ, फिक्स कॉस्ट इज फिक्स्ड, इसीलिए इसको कहा जाता है, ये होती है स्थायी लागत। अब हम जानेंगे कि पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कैसी होती है। अभी हमने एक चीज यहाँ देखी कि प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन अगर हमारा बढ़े या कम हो, ठीक है, कुछ भी हो प्रोडक्शन के साथ, बट टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो हमेशा फिक्स्ड रहती है, अर्थात कांस्टेंट रहती है। बट पर यूनिट फिक्स कॉस्ट के साथ ऐसा नहीं है। हम देखेंगे कि पर यूनिट कॉस्ट का कैसा बिहेवियर होता है। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट अर्थात जितने यूनिट्स बने हैं वो डिवाइडेड बाय दी फिक्स कॉस्ट। यहाँ पर यूनिट्स जो प्रोडक्शन था दैट वाज 0, फिक्स कॉस्ट 3,000 थी तो पर यूनिट का सवाल ही नहीं होता। उसके बाद हम देखेंगे कि जो प्रोडक्शन जो है वो 10 हुआ तो फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 300, तो अर्थात एक यूनिट की कॉस्ट कितनी हो गई, 300 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर हमारा आया 30। जैसे ही प्रोडक्शन और बढ़ा, 20 हो गया, तो वो जो 300 थी दैट हैज टू बी डिवाइडेड बाय 20। तो अब इसको डिवाइड किया तो आंसर कितना आया, 15। सो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जो है उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। यहाँ हमने आउटपुट जो है वो 20 यूनिट्स है और जो फिक्स कॉस्ट है वो 300 है, तो 300 डिवाइडेड बाय 20 15, इसी प्रकार 300 डिवाइडेड बाय 30 10, ये और ये। अब हमने देखा कि जो फिक्स कॉस्ट थी वो तो कांस्टेंट थी, बट अगर मैं बात करूं कि पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जो है वो किस प्रकार रिएक्ट करती है, वो
बढ़ती है अगर प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है, या अदरवाइज हम बात करें कि पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जो है वो कम होती है अगर हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा है. देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द पर यूनिट फिक्स कॉस्ट एंड प्रोडक्शन. पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जो है वो कम होगी अगर प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा, क्योंकि हमारी जो पूरी जो फिक्स कॉस्ट जो हमने स्थायी जो लागत इनकर की है वो उन यूनिट्स पे बढ़ती जाएगी और प्रति इकाई जो लागत आएगी स्थायी लागत वो कम होती जाएगी. अब हम आगे देखते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट किस प्रकार, जो अस्थायी कॉस्ट है वो कैसे बिहेव करती है. आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करें, फिर प्रोड्यूसिंग ज़ीरो, तो वेरिएबल कॉस्ट विल बी नथिंग, क्योंकि वो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ऐसी कॉस्ट होती है जो इंक्रीज या डिक्रीज होती है प्रोडक्शन लेवल के इंक्रीज और डिक्रीज होने के साथ. अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी और प्रोडक्शन कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी. तो हम देखते हैं कि जीरो प्रोडक्शन के साथ मान के चलते हैं कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं थी. जैसे प्रोडक्शन 10 होने लगा हमने वेरिएबल कॉस्ट 200 लाख जो है 200 रुपये मान के चलते हैं. जैसे हमारी प्रोडक्शन 10 से 20 हुआ तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी दुगनी हो गई. अगर प्रोडक्शन 10 से अब 30 हो गया है, 3 गुना बढ़ गया है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी 3 गुना बढ़ जाएगी. उसके बाद जैसे ही प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ा तो वेरिएबल कॉस्ट भी उसी के अनुसार 4 गुना बढ़ गई. और फाइनली यहाँ प्रोडक्शन जो है वो 5 गुना हो गया तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी उसी अनुरूप बढ़ी. तो हमने जाना डियर स्टूडेंट्स कि फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स रहती है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन के साथ बढ़ती और कम होती है. पर यूनिट फिक्स कॉस्ट हैज़ गॉट इनवर्स रिलेशनशिप विथ प्रोडक्शन. और अब हम पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट देखेंगे. आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट किस प्रकार बिहेव करती है. चलिए देखते हैं किस प्रकार बिहेव करती है पर यूनिट. फर्स्ट में क्योंकि कोई प्रोडक्शन नहीं था, कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं थी, तो वील बी हैविंग नो डेटा. अब हम देखते हैं कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, अर्थात यहाँ वेरिएबल कॉस्ट है 200 डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस थे 10, यहाँ 400 डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस थे 20, यहाँ 600 इसको हम भाग करेंगे, यूनिट्स कितने बन रहे थे यहाँ पर 30, यहाँ पर 800 में यूनिट्स बन रहे थे 40, यहाँ 1000 जो है यहाँ यूनिट्स का प्रोडक्शन था 50. तो हम देखेंगे कि हमारी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो रही है, सेम. सो दैट इज अ कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी, परंतु पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट एक इकाई की जो अस्थायी लागत रहती है वो हमेशा फिक्स रहती है. सो इस तरीके से हमने जाना कि किस प्रकार हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो किस तरीके से बिहेव करती है, वेरिएबल कॉस्ट का व्यवहार कैसा रहता है, और इसी प्रकार जो हम उसको टोटल कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. टोटल कॉस्ट का जो कैलकुलेशन होता है वो होता है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट. ये जो दोनों कॉस्ट हैं इनको जब हम प्लस करते हैं 300 प्लस 0, 300 प्लस 200, 300 प्लस 400, इस प्रकार जब हमने प्लस किया तो आप देखेंगे कि जो कॉस्ट आई है वो है टोटल कॉस्ट. यहाँ 300, 500, 700 ये जो कॉस्ट है ये सम टोटल है आपके फिक्स्ड और वेरिएबल, क्योंकि वो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ऐसी कॉस्ट होती है जो इंक्रीज या डिक्रीज होती है प्रोडक्शन लेवल के इंक्रीज और डिक्रीज होने के साथ. अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी और प्रोडक्शन कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी. तो हम देखते हैं कि जीरो प्रोडक्शन के साथ मान के चलते हैं कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं थी. जैसे प्रोडक्शन 10 होने लगा हमने वेरिएबल कॉस्ट 200 लाख जो है 200 रुपये मान के चलते हैं. जैसे हमारी प्रोडक्शन 10 से 20 हुआ तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी दुगनी हो गई. अगर प्रोडक्शन 10 से अब 30 हो गया है, 3 गुना बढ़ गया है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी 3 गुना बढ़ जाएगी. उसके बाद जैसे ही प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ा तो वेरिएबल कॉस्ट भी उसी के अनुसार 4 गुना बढ़ गई. और फाइनली यहाँ प्रोडक्शन जो है वो 5 गुना हो गया तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी उसी अनुरूप बढ़ी. तो हमने जाना डियर स्टूडेंट्स कि फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स रहती है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन के साथ बढ़ती और कम होती है.
पर यूनिट फिक्स कॉस्ट हैज गॉट इनवर्स रिलेशनशिप विथ प्रोडक्शन। और अब हम पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट देखेंगे। आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट किस प्रकार बिहेव करती है। चलिए देखते हैं किस प्रकार बिहेव करती है पर यूनिट। फर्स्ट में क्योंकि कोई प्रोडक्शन नहीं था, कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं थी, तो वील बी हैविंग नो डेटा। अब हम देखते हैं कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, अर्थात यहाँ वेरिएबल कॉस्ट है 200 डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस थे 10, यहाँ 400 डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस थे 20, यहाँ 600, इसको हम भाग करेंगे, यूनिट्स कितने बन रहे थे यहाँ पर 30, यहाँ पर 800 में यूनिट्स बन रहे थे 40, यहाँ 1000 जो है यहाँ यूनिट्स का प्रोडक्शन था 50। तो हम देखेंगे कि हमारी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो रही है, सेम। सो दैट इज अ कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी, परंतु पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, एक इकाई की जो अस्थायी लागत रहती है वो हमेशा फिक्स रहती है। सो इस तरीके से हमने जाना कि किस प्रकार हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो किस तरीके से बिहेव करती है, वेरिएबल कॉस्ट का व्यवहार कैसा रहता है, और इसी प्रकार जो हम उसको टोटल कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट का जो कैलकुलेशन होता है वो होता है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ये जो दोनों कॉस्ट हैं इनको जब हम प्लस करते हैं 300 प्लस 0, 300 प्लस 200, 300 प्लस 400, इस प्रकार जब हमने प्लस किया तो आप देखेंगे कि जो कॉस्ट आई है वो है टोटल कॉस्ट। यहाँ 300, 500, 700 ये जो कॉस्ट है ये सम टोटल है आपके फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का। एंड फाइनली जो आपको कैलकुलेट करना है दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ एडिशनल यूनिट्स जो प्रोड्यूस करते हैं उसकी कॉस्ट होती है। 1 एक्स्ट्रा यूनिट जब आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट भी इसी प्रकार बढ़ रही है। 500 से हुई 700 तो प्रोड्यूस जो एडिशनल कॉस्ट आई यहाँ 200, इन दोनों का डिफरेंस 200, यहाँ भी 200, यहाँ भी 200, इधर सबका डिफरेंसेस जो है एडिशनल प्रोडक्शन पे जो यूनिट कॉस्ट इनकर की जाती है उसको कहा जाता है मार्जिनल कॉस्ट। तो ये हमने एक डिटेल टेबल देखा कि किस प्रकार फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट बिहेव करती है। तो ये इसी जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा है टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट का, तो इसी को अगर हम एक टैबुलर फॉर्म में जानेंगे, ये उसी का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जो हमने देखा कि प्रोडक्शन 0 था, फिर 10 यूनिट्स, 20, 30, 40, 50 इस प्रकार यूनिट्स जो है प्रोडक्शन वो बढ़ रहे हैं। और उसी प्रकार अगर हमारा जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो किस प्रकार बढ़ रही है, तो हमने देखा कि यहाँ पर जो फिक्स कॉस्ट है दिस इज अ कॉस्ट विच इज फिक्स्ड। आपने देखा दिस इज अ कॉस्ट विच इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। अब हम देखेंगे व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट। दैट इज अ कॉस्ट दैट वेरीज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का लेवल 0 था तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 थी। जैसे जैसे प्रोडक्शन का लेवल बढ़ा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ गई। और टोटल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड और वेरिएबल का सम टोटल। तो दिस कर्व विल बी दी टोटल कॉस्ट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है और टोटल कॉस्ट क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने जाना कि किस प्रकार फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट जो है वो किस प्रकार बिहेव करती है। तो ये हमारा हुआ टोटल जो कॉस्ट थी उसको हमने व्यवहार के आधार पर जाना। अब हम जानेंगे निर्णय के आधार पर, अर्थात डिसीजन मेकिंग के आधार पर जो कॉस्ट होती है। एक जो कॉस्ट होती है दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड मतलब जो हम कुछ यार्डस्टिक्स फिक्स करते हैं उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड कॉस्ट। दूसरी है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ एडिशनल वन जो कॉस्ट इनकर की जाती है। इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग 1 एडिशनल यूनिट इन द बिजनेस तो उस एडिशनल यूनिट के ऊपर जो कॉस्ट इनकर की जाती है उसको कहा जाता है मार्जिनल कॉस्ट। इसी प्रकार इम्प्यूटेड कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड प्रॉपर्टी। आपकी खुद की प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट होती है उसको कहा जाता है इम्प्यूटेड कॉस्ट। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो एक ऐसी कॉस्ट होती है जिसको हम ऐसा ऑल्टरनेटिव की कॉस्ट कही जाती है। और इसकी अगर आपको लिटरल डेफिनेशन बताएं तो कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच इज़ फॉरगॉन। अर्थात जो
जो हमारे पास सपोज दो ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल थे, हम ए सप्लायर से भी ले सकते थे, हम बी सप्लायर से भी ले सकते थे, हमने चूज किया ए सप्लायर, तो बी की जो कॉस्ट होगी दैट इज दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि वो हमारे पास एक अवसर था, उस अवसर कॉस्ट, अवसर लागत भी कहा जाता है इसे। तो एक अवसर अवेलेबल था हमारे पास, उस अवसर को हमने अवेल नहीं किया, लेकिन हमने किसी दूसरे अवसर को, किसी दूसरे ऑल्टरनेटिव को हमने चूज कर लिया, और जिसको नहीं चूज किया उसकी कॉस्ट कही जाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सिमिलरली बजट्स को बनाने के लिए जो कॉस्ट लागत इनकर की जाती है ये होती है बजटरी कॉस्ट। और संक कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, जब हम किसी ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर हमारा पैसा, हमें पता है कि ये टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी है, तो हमने वहाँ इन्वेस्ट कर दिया, अर्थात वो पैसा तो हमारा डूब गया। तो संक कॉस्ट कुछ ऐसी ही कॉस्ट होती है। तो आपने देखा डियर स्टूडेंट्स, ये सभी तरीके की जो कॉस्ट होती हैं ये बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने में बहुत ही सहायक होती हैं। और स्टैंडर्ड कॉस्ट की हम बात करें और बजटरी कॉस्ट, ये पूर्व निर्धारित जो लागत है उसका भी हिस्सा होती हैं। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट इज कार्यों के आधार पर, अर्थात बिजनेस के जो फंक्शंस होते हैं उनके आधार पर जो कॉस्ट होती है वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहला जो बिजनेस का फंक्शन होता है वो प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कहाँ होता है डियर स्टूडेंट्स? दैट इज हैपनिंग इन फैक्ट्री। फैक्ट्री के अंदर होता है प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, तो उसमें जितनी भी लागत इनकर की जाती है उसको कहा जाता है प्रोडक्शन कॉस्ट। दूसरी होती है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात प्रबंधन करने की, मैनेज करने की जो कॉस्ट होती है लागत, उसको एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कहा जाता है। तीसरी होती है माल को बेचने की जो कॉस्ट होती है उसको कहा जाता है सेलिंग। अगर एग्जांपल्स की हम बात करें तो सेलिंग कॉस्ट में क्या आ जाएगा? एडवर्टीजमेंट जो एक्सपेंसेस होते हैं, हमने किसी को एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड किए, हमारा अपने हमारे जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका विज्ञापन दिया, उसको प्रमोशन के लिए कोई खर्चा किया, हमने कोई डिस्काउंट दिया उन्हें, या कोई फ्री सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट किए, ये सभी चीज़ें सेलिंग लागत जो होती है, सेलिंग एक्सपेंसेस का पार्ट होती है। उसके बाद हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात हमारा माल बन के तैयार है, अब वो अल्टीमेट कस्टमर्स तक पहुंचना है उस माल को, तो उसको अल्टीमेट कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए जो कॉस्ट इनकर होगी उसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। जो कैरेज आउटवर्ड है, फ्रेट आउटवर्ड है, एक्सपोर्ट ड्यूटी है, या हम कोई ऐसी एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं जिसमें ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये सभी जो चार्जेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कहे जाते हैं। लास्ट इज R&D। बिजनेस में जो रिसर्च है, शोध जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उस रिसर्च के लिए नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, किस तरीके से मार्केट में इनोवेशन लाया जाए, उसके लिए जो कॉस्ट इनकर की जाती है उसको कहा जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। अब हम एक एक करके देखेंगे। तो ये फंक्शंस के आधार पर सबसे पहली जो कॉस्ट थी दैट वाज प्रोडक्शन फंक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन में आप देखेंगे ये जो एक्सपेंसेस हैं, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, वेजेस, इनडायरेक्ट नेचर के, वो सभी किस में आते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट कही जाती है। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। हमने बात की थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अर्थात बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो कॉस्ट है, सपोज है इंश्योरेंस की कॉस्ट है, ऑफिस मेंटेनेंस है, डेप्रीसिएशन है, जितने भी आइटम्स आप P&L में डेबिट करते थे वो सभी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का हिस्सा हो जाएंगे। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात हम अपने माल को सेल करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एडवर्टीजमेंट चार्जेस पे करेंगे, हम सेलिंग जो सेल्स मैनेजर की सैलरी है, शोरूम का रेंट है, जो भी माल को बिकने में सहायक है, जितनी भी लागत, उसे कहा जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अब फाइनली अगर हम बात करें कि कॉस्ट जो है, जो भी अभी तक हमने पढ़ा उसी को एक पेज में हम एक माइंड मैप के थ्रू हम समझना चाहें तो ये पूरा कॉस्ट का एनालिसिस किया है हमने, इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का क्लासिफिकेशन हमने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, जो प्रकृति के आधार पर, तत्वों के आधार पर, उसके बाद नॉर्मेलिटी के आधार पर, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, डिसीजन मेकिंग के आधार पर, और उसके बाद हम फंक्शंस के आधार पर, कंट्रोलेबिलिटी के आधार पर,
बिहेवियर के आधार पर, इतनी अलग अलग आधारों पर हमने पूरी कॉस्ट का एनालिसिस किया। हमने समझा कि किस प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ नेचर वी हैव गॉट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स वी हैव गॉट एलिमेंट्स के आधार पर हमारे पास मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ये तरीके की कॉस्ट होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मैलिटी वी हैव गॉट नॉर्मल, एबनॉर्मल कॉस्ट। फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजटरी, संक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इतनी अलग अलग वैरायटी की कॉस्ट हैं। देन टाइम पीरियड, समय अवधि के आधार पर हमने जाना कि हिस्टोरिकल कॉस्ट है, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है। फंक्शंस के आधार पर हमने अभी पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किया था, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड R&D। कंट्रोलेबिलिटी के आधार पर आपको याद आ रहा होगा एक टैंकर जिसमें छेद था, जिसको हम कंट्रोल कर पाते तो वो कंट्रोलेबल कॉस्ट था, और एक ऐसा जो इवॉपरेट हो जाता है पेट्रोल, तो उसकी जो कॉस्ट होगी दैट इज़ नॉन कंट्रोलेबल। तो ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फिक्स को तो हमने बहुत डिटेल में समझा था एक पूरे टैबुलर फॉर्म के थ्रू। तो ये हुई ओवरऑल कॉस्ट का क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिक एनालिसिस। अब हम जानेंगे कि भाई हम कॉस्ट को कैलकुलेट क्यों करना चाह रहे हैं। अभी बहुत सारी बात की कि हमने इकोनॉमिक एनालिसिस करना है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए, बट कॉस्ट को क्यों कैलकुलेट करते हैं? तो कॉस्ट को कैलकुलेशन जो है उसके अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, उसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें बिजनेस में हमारी पूरी संपूर्ण टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है, और एक इकाई की जो लागत है वो भी कैलकुलेट करनी है। तो हमें टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट दोनों के कैलकुलेशन होता है, इसीलिए हम कॉस्ट का एक इफेक्टिव डेटा प्रिपेयर करते हैं ताकि हमें कॉस्ट का कैलकुलेशन समझ में आए। उसके बाद अगर हमें कॉस्ट को क्लासिफाई अगर हम अच्छे से करेंगे, बेहतर तरीके से अगर हमने कॉस्ट को क्लासिफाई किया, तो हम निर्णय बहुत अच्छी प्रकार ले पाएंगे बिजनेस में कि कौन सी कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है तो उसको कम किस प्रकार करना है। एंड जैसे ही हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना, पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करना, देन कॉस्ट को अलग अलग क्लासिफाई करना, उनको अगर हम वर्गीकरण करेंगे तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी कॉस्ट कहाँ इनकर हो रही है। उसके बाद जब हमारे पास कॉस्ट का डेटा है, उस कॉस्ट के डेटा के आधार पर ही हम सेलिंग प्राइस फिक्स कर पाएंगे। सपोज ये एक पेन है, इसका मार्केट में प्राइस है 20 रुपये, पर मुझे इसकी कॉस्ट ही नहीं पता है, तो मैं इसका मार्केट का प्राइस और अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूंगी? तो इसीलिए किसी भी प्रोडक्ट को, ये अगर मैं ये प्रोडक्ट बना रही हूँ, इस प्रोडक्ट को बनाने की लागत कितनी है, मुझे वो सबसे पहले पता लगाना ज़रूरी है। तो कॉस्ट कैलकुलेशन सेलिंग प्राइस के फिक्सेशन में भी बहुत मदद करता है। उसके बाद जैसे ही आप कॉस्ट को कम करोगे, आपकी प्रॉफिट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, ये आप सभी जानते हैं। इफ़ यू रिड्यूस योर कॉस्ट, योर प्रॉफिटेबिलिटी विल इंक्रीज। एंड फाइनली जो कॉस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि कॉस्ट के आधार पर बिजनेस में बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं। आपको पता है कि आपके फिक्स्ड कॉस्ट इतनी है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, आपकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, अपॉर्चुनिटी कितनी है। उस आधार पे अगर आपको बिजनेस को बढ़ाना है, डाइवर्सिफाई करना है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक नई ब्रांच शुरू करनी है या एक नया यूनिट शुरू करना है, तो आपको ये पता है कि पिछले ब्रांच में मेरा इतना बिजनेस का इतना कॉस्ट लगा था, उसके आधार पर ही आप नया बिजनेस या एक और एडिशनल यूनिट आप शुरू कर पाएंगे। तो आपके पास कुछ ना कुछ बेसिस होना चाहिए टू डाइवर्सिफाई। सिमिलरली कोई एक ऐसा यूनिट है जो आपका बिजनेस में वो काम अच्छे से नहीं कर रहा है एंड इट इज़ अ लॉस मेकिंग बिजनेस, तो उसकी भी लागत बहुत ज़्यादा है, उसके बेनिफिट्स कम हैं। मतलब अर्थात इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात होगी। लागत बहुत ज़्यादा है, उसके बेनिफिट्स कम हैं, तो हमें एक निर्णय लेना पड़ेगा कि इसको या तो बंद कर दिया जाए या इसमें कुछ ऐसा बिजनेस किया जाए जिससे कि हम इसको प्रॉफिटेबल बना सकें। तो आपको बहुत सारे जितने भी डिसीजंस होते हैं बिजनेस में, वो डिसीजंस लेने के लिए आपको कॉस्ट का डेटा हेल्प करता है। तो इसी वजह से हमने पढ़ा कि किस प्रकार जो कॉस्ट कैलकुलेशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम क्यों कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव्स थे जिसके तहत आपको कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने जाना कि लागत गणना के कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो हमने सबसे पहले जो अपनी पिछली स्लाइड थी उसमें जाना था कि लागत की गणना जो है वो हम गुड्स के लिए भी कर सकते हैं, सेवाओं की लागत भी निकाल सकते हैं, जिसमें हमें ये कैलकुलेट करना ज़रूरी है कि कुल लागत कितनी है, एक इकाई की लागत कितनी है। इससे हमें ये पता चलता है कि
कॉस्ट को, जो लागत का हम वर्गीकरण किस प्रकार कर सकते हैं, अलग अलग क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, उसका विश्लेषण करने में हेल्प होती है हमारी। उसके अलावा बिजनेस में प्रॉफिट्स कितने हुए हैं वो जानने में, उसकी प्रॉफिट्स की वृद्धि करने में हमें हेल्प मिलती है विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट कैलकुलेशन। एंड फाइनली जो है लागत जो है वो बिजनेस में निर्णय लेने में भी सहायक होती हैं। तो ये बात हमने सब जाना अपने आज के इस लेक्चर में कि लागत जो है उसके परिचय के बारे में जाना, हमने लागत के विश्लेषण के बारे में जाना, उसके बाद किस प्रकार निर्णय लेने में बिजनेस की जो कॉस्ट होती है वो सहायक होती है। उसके बाद हमने जो लागत का एक विस्तृत वर्गीकरण किया, हमने बहुत डिटेल में हमने जाना कि बहुत अलग अलग टाइप की कॉस्ट होती हैं और किस प्रकार फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, स्थायी और अस्थायी जो लागत है वो बिजनेस में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने पूरी तरीके से जान लिया कि कॉस्ट को हमने किस प्रकार क्लासिफाई किया, किस प्रकार उसको कैलकुलेट किया। कॉस्ट को कम करेंगे तो हमारी प्रॉफिट्स जो हैं वो किस प्रकार बढ़ पाएंगे सो दैट हम बेटर डिसीजंस ले पाएँ बिजनेस में। बट डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हम देखेंगे कौन कौन से फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो फैक्ट्स हैं। सबसे पहला जो फैक्ट है कि अगर आप जो ये इंस्टीट्यूट फॉर कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज, अर्लियर इट वॉज ICWAI, दिस इज़ अ प्रोफेशनल बॉडी जिसके तहत आप कॉस्ट से रिलेटेड पढ़ाई अगर आपको करनी है, यू कैन डू द थिंग्स एंड दिस इज़, आप इसको कॉस्ट अकाउंटेंट एज एन करियर जो है वो भी आप इसको अपना सकते हैं। ये ICMAI जो है वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है एंड यू विल बी अ कॉस्ट अकाउंटेंट आफ्टर डूइंग द एग्ज़ाम। एंड लागत लेखांकन के जनक जो हैं, हम सभी जानते हैं अकाउंटिंग के जनक कौन हैं। डेफिनेटली यस, आपको सभी को पता है कि ल्यूकस पेसियोली जो है वो अकाउंटिंग के जनक है, परंतु क्या आप ये जानते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है उनके जनक कौन है? तो यस, द फादर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज जेरोम ली निकोलस। तो जेरोम ली निकोलस जो हैं उनके द्वारा इनिशियली सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो इनटू पिक्चर आई। ये कुछ लिंक्स हैं जो फर्दर आप इनसे पढ़ सकते हैं। डॉक्टर MN अरोरा की जो बुक है दैट इज़ वेरी गुड बुक। बाकी ये सभी बुक्स भी बहुत अच्छे हैं, यू कैन ऑल रेफर ऑल दीज थिंग्स। कुछ ऑनलाइन कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं NPTEL पे, यू कैन डू ऑल दोज कोर्सेज इवन। उसके बाद ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस हैं, अर्थात अगर आपको और बेहतर जानना है कॉस्ट के लिए तो आप क्या करें, एक किसी भी ग्रॉसरी स्टोर के पास जाएं, वो कोई सब्ज़ी वाला हो सकता है, वो कोई चाय वाला हो सकता है, चाय का जो स्टॉल लगाता है वो हो सकता है, इट कुड बी एनी पर्सन, जो कि हो सकता है कोई पान शॉप ओनर हो सकता, कोई भी चाट का ठेला लगाने वाला पर्सन भी है, आप उसके पास जाइए, आस्क अबाउट द टाइप्स ऑफ कॉस्ट, उससे पूछिए कि कौन कौन सी कॉस्ट वो इनकर करते हैं एंड उनको अपनी नॉलेज के आधार पे उनको क्लासिफाई कीजिए कि उनकी फिक्स कॉस्ट क्या है, उनकी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, उनकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, उनके लिए मार्जिनल कॉस्ट क्या है, उनकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, और उनके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, क्या कोई उन्होंने संक कॉस्ट इनकर की है, तो ये आपको क्लासिफाई करना है। देन एक्सप्लोर द वेज टू रिड्यूस द कॉस्ट, उनको बताइए कि इस प्रकार आप अपनी लागत को कम कर सकते हैं। तो अगर आपके पास नॉलेज है और आप अपना ज्ञान जो है वो उनके साथ शेयर करेंगे और उनकी लागत को कम करवा पाए तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। ये आपके लिए हॉट्स के 2 क्वेश्चंस हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, यू विल हैव टू विजिट अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट में जाइए, उनसे पूछिए कि आपकी फिक्स्ड और कौन कौन सी ऐसी फिक्स्ड कॉस्ट है जो आपने इनकर की है अपने बिजनेस में। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ स्थायी लागत होगी, तो उसको देखिए। उसके बाद आप उनसे पूछिए कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट महीने की क्या होती है, महीने की अस्थायी कॉस्ट क्या है, इन दोनों को कंपेयर कीजिए। उसके बाद व्हाट आर द वेज ऑफ फिक्सिंग दी सेलिंग प्राइस, किस प्रकार वो सपोज एक दाल ऑर्डर करते हैं आप, तो वो दाल की जो प्राइस है उसको किस प्रकार फिक्स करते हैं। मिक्स वेज ऑर्डर किया तो उसकी जो फाइनली उसका जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस, वो कैसे फिक्स करते हैं। आपने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, उस पिज़्ज़ा के जो सेलिंग प्राइस है वो कैसे फिक्स की जाती है। अगर आप ये
ये करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो आई एम वेरी श्योर आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी कॉस्ट अकाउंटिंग की, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट वो आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो चलिए अब हम हमारी बात करते हैं, हमारा जो है अब नाउ इट इज़ द असेसमेंट टाइम। द पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का तत्व कौन सा नहीं है। डियर स्टूडेंट्स आपको याद आ रहा होगा हमने तत्वों के आधार पर 3 प्रकार की कॉस्ट पढ़ी थी। सबसे पहली जो कॉस्ट थी वो थी मटेरियल, दूसरी थी लेबर, तीसरी थी एक्सपेंसेस। तो यस डियर स्टूडेंट्स योर आंसर इज करेक्ट। इंटरेस्ट इज वन ऑफ दोज आइटम्स जो कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का हिस्सा नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम फर्नीचर को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसके लिए वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, वेरिएबल मतलब अस्थायी। तो देखेंगे लैंड की कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट, बिल्डिंग की कॉस्ट अगेन फिक्स्ड कॉस्ट, वुड की कॉस्ट हम देखते हैं अभी, फैक्ट्री का इंश्योरेंस वो भी साल में एक बार और बिल्कुल फिक्स देना पड़ता है। तो ये 3 कॉस्ट जो ए, बी और डी जो है वो फिक्स कॉस्ट है। तो आंसर जो है आपका आंसर क्या है, आपका जो आंसर है दैट इज वुड विच इज़ योर वेरिएबल कॉस्ट। तो हमने जाना कि इन सभी कॉस्ट में से अस्थायी कौन सी है, वुड, क्योंकि वुड ऐसी कॉस्ट है जो आपको फर्नीचर में बनाने में बार बार यूज़ करना है, बार बार आप उसका इस्तेमाल करेंगे, जितना फर्नीचर बनाएंगे उतना ही वुड भी इनकर होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट इज वेरिएबल और दैट इज चेंजिंग विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड रहती है। उसके बाद हम देखेंगे कि पर यूनिट फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड। अभी हमने देखा था कि पर यूनिट फिक्स कॉस्ट अर्थात एक इकाई की जो लागत है, स्थायी लागत, वो कैसे होती है। अभी हमने देखा था कि अगर यूनिट्स बढ़ रहे हैं, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जो है वो क्या होती है, वो कम हो जाती है अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो, और सिमिलरली पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जो है वो बढ़ती है अगर प्रोडक्शन हमारा घटता है तो ये हमने कॉन्सेप्ट जाने थे। तो उसके आधार पर अगर हम बात करें तो क्या पर यूनिट फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है हमेशा? नो, यही देख रहे हैं कि पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम भी हो रही है और बढ़ भी रही है। तो इसका आंसर जो है, सही आंसर वो है गलत। यस, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विद द इनवर्स रिलेशनशिप विथ प्रोडक्शन। तो हमने अपने आज के जो इस मॉड्यूल में जाना कि किस प्रकार हमको कॉस्ट का इकोनॉमिक एनालिसिस कर सकते हैं, लागत के आर्थिक विश्लेषण के बारे में पढ़ा। होप यू हैव अ वेरी गुड लर्निंग। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग ऑल दीज काइंड ऑफ वीडियोज and thanks to all the learners. Thanks to the Department of Higher Education. Thank you.